वालेकुम स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि नम्स या एमडीकेट की तैयारी आप लास्ट 7 या 10 डेज़ में कैसे कर सकते हैं। जैसे कि आपको पता है कि आज लास्ट डे है और कल जो है वो नम्स का टेस्ट होना है 11 बजे। तो किस तरीके से जो है आप अपने एंजाइटी लेवल को या तमाम चीज़ों को मैनेज कर सकते हैं ताकि आप नम्स या एमडीकेट के टेस्ट में अच्छा परफॉर्म कर सकें। ये जो टिप्स मैं यहाँ देने वाला हूँ, ये टिप्स आपके पास एमडीकेट के टेस्ट के लिए भी बेहतर रहेंगी और नम्स के टेस्ट के लिए तो बिल्कुल बेहतर है। जब भी आप एंटी टेस्ट की तैयारी करते हैं, चाहे वो आपका एंटी टेस्ट यूएचएस का एमडीकेट हो या फिर नम्स हो या ईटा हो, किसी भी एंटी टेस्ट की तैयारी करते वक्त सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि आपको एंटी टेस्ट की तैयारी करनी कैसे। इंपॉर्टेंट पॉइंट आपका एमसीक्यू सॉल्विंग स्किल्स है, यानी आप एमसीक्यू को किस तरीके से सॉल्व करेंगे। सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिनके कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे होते हैं लेकिन उन्हें एमसीक्यू सॉल्व करने की ट्रिक्स नहीं आती, मतलब उन्हें एमसीक्यू सॉल्व करने की स्किल्स उनके अंदर नहीं होती कि एमसीक्यूज को कितना इफेक्टिवली सॉल्व किया जाए ताकि उनका टाइम भी बचे, एमसीक्यूज भी अच्छे तरीके से हो जाए। तो पहला पॉइंट था कि आपको किस तरीके से एंटी टेस्ट की तैयारी करनी है। दूसरा पॉइंट ये है कि आपको किस तरीके से एमसीक्यूज को सॉल्व करना है। और थर्ड वन ये है कि आपको अपने एंजाइटी लेवल या डिप्रेशन लेवल को किस तरीके से मैनेज करना है। एंटी टेस्ट में हज़ारों स्टूडेंट्स अपेयर होते हैं लेकिन तमाम स्टूडेंट्स का जो है वो एडमिशन नहीं हो पाता। एडमिशन सिर्फ उन स्टूडेंट्स का हो पाता है जो कि एंटी टेस्ट में अच्छी तरीके से तैयारी करके जाते हैं, साथ साथ वो जो है एमसीक्यू सॉल्विंग स्किल्स उनके अंदर होती हैं और थर्ड स्टेप में वो एग्जामिनेशन हॉल में अपने एंजाइटी लेवल को मेंटेन कर पाते हैं। वही जो है वो एंटी टेस्ट को अच्छे तरीके से क्रैक करते हैं, टॉपर बनते हैं। इनका एडमिशन जो है वो नम्स या यूएचएस में होता है। हमारे पास जो ये 3 लेवल्स हैं कि किस तरीके से आपने एंटी टेस्ट की तैयारी करनी है, सेकेंडली कौन सी एमसीक्यू सॉल्विंग स्किल्स को यूज़ करते हुए अपने टाइम को बचाना है और किस तरीके से अपने एंजाइटी या डिप्रेशन लेवल को एग्जामिनेशन हॉल में मेंटेन रखना है। अब हम पहले पॉइंट पर आ जाते हैं कि किस तरीके से आपने जो है वो एंटी टेस्ट की तैयारी करनी है। एंटी टेस्ट की तैयारी करते वक्त आपने जिन किताबों को फॉलो करना है वो है आपकी फेडरल की बुक्स। तो अगर आप नम्स का टेस्ट देने जा रहे हैं तो सबसे पहले आपने अपनी फेडरल की बुक्स को फॉलो करना है। उसके बाद जो सेकेंड चीज़ है वो है आपका नम्स का सिलेबस, यानी फेडरल की बुक को फॉलो करना है ना, आपने नम्स के सिलेबस को साथ साथ लेके चलना है। नम्स के सिलेबस में जो जो टॉपिक्स होंगे वो आपकी फेडरल की बुक में भी शामिल होंगे, तो उन्हें भी आपने साथ साथ करते चलना है। तो ये प्रिपरेशन में ये 2 चीज़ें होंगी। प्रिपरेशन में आपकी जो थर्ड चीज़ है वो ये है कि आप मुख्तलिफ प्रैक्टिस बुक्स का इस्तेमाल करें। प्रैक्टिस बुक मुख्तलिफ अकेडमीज़ की हो सकती हैं, आप मुख्तलिफ कोचिंग इंस्टीट्यूट से ये प्रैक्टिस बुक्स ले सकते हैं। बुक्स आपको मार्केट में भी अवेलेबल होंगी तो वहाँ से आप ले करके तैयारी कर सकते हैं। तो थर्ड स्टेप ये है कि जैसे ही आप अपने सिलेबस और अपनी एफएससी की किताबों की तैयारी कर लेंगे तो थर्ड स्टेप में आप प्रैक्टिस बुक्स को लेंगे और उनके एमसीक्यूज को सॉल्व करेंगे। और जो लास्टली मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि आपने जो है वो पास्ट पेपर्स को लाजमी सॉल्व करना है, क्योंकि जितने ज़्यादा आप पास्ट पेपर सॉल्व करेंगे उतना जो है आपकी एंजाइटी लेवल कम होता चला जाएगा, उतना आपको जो है एग्जामिनेशन हॉल में समझ आएगा कि पेपर इस तरीके से आना था। में आपका जो लास्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है वो ये है कि आपने पास्ट पेपर्स लाजमी सॉल्व करने हैं, यानी कि नम्स के जो पास्ट पेपर्स हैं पिछले 5 सालों के या 4 सालों के वो आपने लाजमी सॉल्व करने हैं। स्टूडेंट्स, आप नम्स के जितने ज़्यादा पास्ट पेपर्स सॉल्व करेंगे उतना जो है आपकी प्रैक्टिस होती चली जाएगी, यानी आपके पास पास्ट पेपर्स में जो एमसीक्यूज होते हैं उनका जो डिफिकल्टी लेवल होता है वो बिल्कुल उसी तरीके का होता है। फ्रेंड्स, आपको पिछले 4 या 5 सालों के जो पास्ट पेपर्स हैं उनका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं या फिर ऑनलाइन उसी से तैयारी कर सकते हैं। तो देखिए, आपके पास टाइम बहुत कम है तो इस शॉर्ट टाइम में बेहतर ये रहेगा, टॉपिक्स पढ़े हैं एक बार रिवाइज कर लीजिए। भी आपके पास रिविजन का टाइम है तो जितना ज़्यादा रिवाइज कर सकते हैं रिवाइज करें और रिवाइज करने के बाद फौरी तौर पे जो है जो आपके पास्ट पेपर्स हैं उनको सॉल्व करें। मैं यही कहता जा रहा हूँ कि पास्ट पेपर्स में जो एमसीक्यूज का डिफिकल्टी लेवल होता है जैसे एमसीक्यूज एग्जामिनेशन हॉल में आते हैं। और एक और चीज़ मैं आपको बता दूं, नम्स एंटी टेस्ट कंडक्ट करेगा, उनके पास जो क्वेश्चन बैंक होगा, अब देखिए नम्स का जो क्वेश्चन बैंक है वो वेरी करता है। एग्जैक्टली ये नहीं होता कि आपके पास उनके पास अगर 1000 एमसीक्यूज है तो 1000 ही एमसीक्यूज जो है हर साल आएंगे। उसका जो क्वेश्चन बैंक है वहाँ वेरी करता है, जो है वो नम्स में सेम एमसीक्यूज नहीं आते, डिफिकल्ट एमसीक्यूज होते हैं। लेकिन वहाँ पर जो डिफिकल्ट एमसीक्यूज आ रहे हैं और क्रैक करने का जो डिफिकल्टी लेवल है वो आपका कम हो जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी आपने जो है पास्ट पेपर्स के एमसीक्यू सॉल्व किए हैं तो आपका एंजाइटी लेवल इतना नहीं होगा और आप इजीली जो है बगैर घबराए बगैर डिप्रेशन के अच्छे से अच्छे तरीके से एमसीक्यू सॉल्व कर पाएंगे। बात करते हैं कि आपको तमाम सब्जेक्ट्स की तैयारी कैसे करनी है। पहले बायोलॉजी के लिए आपको जो है वो टेक्स्ट बुक को फॉलो करना है। आपकी जो टेक्स्ट बुक्स हैं, टेक्स्ट बुक्स में जो जो लाइन्स गिवन है उन लाइन्स को फॉलो करें और साथ साथ अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर रखें। देखिए, ज़रूरी नहीं है कि आपके पास टेक्स्ट बुक्स में जो लाइन्स गिवन है उन्हीं लाइन को फॉलो करते हुए आप जो है अपने दिमाग में चीज़ों को बिठाएंगे। साथ ही साथ आपने फेडरल बुक की टेक्स्ट बुक की लाइन्स को फॉलो करने के साथ अपने कॉन्सेप्ट्स को भी क्लियर रखना है। उसमें जो एमसीक्यूज होते हैं वो बुक की लाइन्स तो होती हैं, लेकिन बुक की लाइन्स के होने के साथ साथ आपके पास कॉन्सेप्चुअल एमसीक्यूज भी होते हैं। तो जितने ज़्यादा आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे, लाइन्स याद होंगी, तो
आप जो है उतने अच्छे तरीके से बायोलॉजी के एमसीक्यू सॉल्व कर पाएंगे। कमेंट करूंगा कि बायोलॉजी के लिए अगर आप अपनी खाली टेक्स्ट बुक को फॉलो करते हैं तो भी बेहतर है, लेकिन आप सिलेबस को भी देखिएगा, जो सिलेबस में टॉपिक्स हैं वो टेक्स्ट बुक्स के हिसाब से आप फॉलो कीजिएगा। और मैंने एक स्ट्रेटजी बताई, आप जो है मुख्तलिफ प्रैक्टिस बुक्स को फॉलो करें, देन पास सिलेबस को सॉल्व करें, ताकि आपका एंजाइटी लेवल थोड़ा कम हो और आप एग्जामिनेशन हॉल की तरह फील कर पाएं कि उसी तरीके से उसी डिफिकल्टी लेवल का पेपर आ रहा है। बात करते हैं केमिस्ट्री की, तो केमिस्ट्री में आपके पास दो पोर्शन होते हैं, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। और एंट्री टेस्ट में ज्यादातर जो केमिस्ट्री का पोर्शन आता है वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से आता है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में केमिकल रिएक्शन है, जिसमें आपको प्रोडक्ट और रिएक्टेंट्स को याद करना है। यहाँ आपने टेम्परेचर्स को भी याद करना होगा और प्रेशर को भी याद करना होगा। केमिस्ट्री के लिए जो है वो आपने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के पोर्शन पे ज्यादा फोकस कर सकते हैं। कर लेते हैं फिजिक्स की, तो फिजिक्स की तैयारी के लिए आपकी सबसे अच्छी जो है वो न्यूमेरिकल सॉल्विंग स्किल्स होनी चाहिए। इतना फास्ट जो है एमसीक्यूज को सॉल्व कर पाएंगे। फिजिक्स में एमसीक्यूज पढ़ेंगे, एमसीक्यूज को पढ़ने के साथ साथ आपको ये समझ आ जाएगा कि एमसीक्यूज किस टॉपिक का है, तो ये भी समझ आ जाएगा कि इस एमसीक्यूज के लिए कौन सा फॉर्मूला अप्लाई किया जाएगा। अब फॉर्मूला आपको पता है और टॉपिक आपको पता है, लेकिन अगर आप उसको अप्लाई करने बैठेंगे, कैलकुलेशन करेंगे, तो उसी में टाइम लगेगा। जितनी आपकी जो है मेंटल मैथमेटिक्स फास्ट होगी और जितना जो है आपकी न्यूमेरिकल सॉल्विंग स्किल्स बेहतर होंगी, उतना जो है फिजिक्स के न्यूमेरिकल बेस्ड एमसीक्यूज आप सॉल्व कर पाएंगे। तो फिजिक्स में ज्यादातर एमसीक्यूज जो है वो न्यूमेरिकल बेस्ड ही होते हैं, बहुत कम एमसीक्यूज थ्योरेटिकल बेस्ड होते हैं। तो उन न्यूमेरिकल बेस्ड एमसीक्यूज को सॉल्व करने के लिए आपकी मेंटल मैथ्स और न्यूमेरिकल सॉल्विंग स्किल्स बेहतर होनी चाहिए। इसके बाद स्टूडेंट्स, हमारा जो लास्ट पोर्शन है वो है इंग्लिश के लिए जो है आप मुख्तलिफ प्रैक्टिस बुक्स को फॉलो कर सकते हैं और वहां से आप जो है मुख्तलिफ वोकैबुलरी, एंटोनियम, सिनोनियम और मुख्तलिफ चीज़ों को वहां से पढ़ सकते हैं। कहूँगा स्टूडेंट्स, आप इंग्लिश को बिल्कुल लाइट मत लीजिएगा। इंग्लिश के लिए आप मुख्तलिफ प्रैक्टिस बुक्स को फॉलो करें, जैसे वोकैबुलरी, सिनोनियम, एंटोनियम्स, सेंटेंस कंप्लीशन, सेंटेंस करेक्शन, वहां से तैयारी करें। और इंग्लिश को बिल्कुल लाइट मत लीजिएगा, क्योंकि अगर इंग्लिश में आपके कम नंबर आ गए तो उससे आपके पास जो है आपके टोटल मार्क्स पर बहुत इफेक्ट पड़ सकता है। आपने किस पोर्शन को पहले और किस पोर्शन को बाद में अटेम्प्ट करना है मैं आपको बता दूं। उस सब्जेक्ट की एमसीक्यूज को अटेम्प्ट करें जिसमें आपके पास कैलकुलेशन ना हो और जिसमें सिर्फ कॉन्सेप्ट्स के हिसाब से आपने जो है एमसीक्यूज को टिक करना हो। तो सबसे पहले आप बायोलॉजी को सॉल्व करें, उसके बाद केमिस्ट्री को करें, क्योंकि बायोलॉजी और केमिस्ट्री में आपके पास न्यूमेरिकल कैलकुलेशन नहीं है तो आपका टाइम बच जाएगा। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि जब भी आप एमसीक्यू सॉल्व कर रहे हो तो आप एमसीक्यूज में ज़्यादा टाइम ज़ाया ना करें। अगर आप एक एमसीक्यू सॉल्व कर रहे हैं, उस पर अगर आपके पास 2 मिनट लगते हैं, 2 से ज़्यादा मिनट अगर आपके पास किसी एमसीक्यूज पर लग जाते हैं तो आप इसको स्किप करके आगे चले जाएं। इससे बजाय ये नहीं है कि आप उस पर 5 से 10 मिनट स्पेंड करें, तो आपका टाइम ज़ाया हो जाएगा। और एक और बात ये है कि अगर आप फिजिक्स को पहले अटेम्प्ट करते हैं तो ऑब्वियस सी बात है, फिजिक्स में न्यूमेरिकल बेस्ड एमसीक्यूज ज़्यादा होते हैं, तो उसमें अगर आपने सॉल्व करने बैठेंगे तो सॉल्व करने में तो ऑब्वियस ही बात है 2 से 3 मिनट लगेंगे। अगर आप उसके बारे में सोच रहे हैं कि भाई कौन सा फॉर्मूला लगेगा, कौन सा टॉपिक है, तो ऑब्वियसली उसमें फिर आपका और ज़्यादा टाइम वेस्ट हो जाएगा। तो बेहतर ये रहता है कि अगर आपको एमसीक्यूज नहीं आ रहा तो आप उसको जो है स्किप करके आगे चले जाएं, लास्ट में आके उसे सॉल्व कर लीजिएगा। तो ये जो ऑर्डर है उस ऑर्डर को लाजमी फॉलो कीजिएगा तो आपका पेपर ऑन टाइम कंप्लीट हो। नियमित तौर पे इसे फॉलो कीजिएगा, अदरवाइज आपके मार्क्स जो है वो कम आ सकते हैं और आपको जो है टाइम भी ज़ाया होगा और लास्ट में आपको टाइम नहीं मिलेगा और पेपर आपका पूरा अटेम्प्ट नहीं हो पाएगा। तो बेहतर रहता है कि आप बायोलॉजी को पहले अटेम्प्ट करो, बायोलॉजी में जो एमसीक्यूज नहीं आ रहे उसे स्किप करके आगे चले जाओ, देन केमिस्ट्री अटेम्प्ट करें। उसके बाद आप इंग्लिश कर सकते हैं, इंग्लिश में भी आपके थ्योरेटिकल चीज़ें हैं, तो यहाँ कैलकुलेशन बेस्ड चीज़ें नहीं है तो आपका टाइम ज़ाया नहीं होगा। लास्ट है आपका फिजिक्स। अब फिजिक्स में ये होता है कि अगर आपको कुछ नहीं भी आ रहा तो एक वो बात अलग है, और साथ साथ अगर उस एमसीक्यूज में कैलकुलेशन भी है तो आपका टाइम और ज़ाया होने की बात है। तो इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ कि फिजिक्स को आप लास्ट में अटेम्प्ट कीजिए। स्टूडेंट्स, अगर आप इस ऑर्डर को फॉलो करते हैं, इंशाल्लाह आपके तमाम एमसीक्यूज अटेम्प्ट होंगे और इंशाल्लाह आप जो है अच्छे नंबर ले पाएंगे। स्टूडेंट्स, कुछ इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस की बात करते हैं, जिन इंस्ट्रक्शंस को आपने लाजमी तौर पे फॉलो करना है ताकि आप जो है एंट्री टेस्ट में अच्छा स्कोर कर सकें। जब भी आपको एंट्री टेस्ट में आंसर शीट दी जाए तो आंसर शीट में प्रॉपर बबल्स को फिलअप कीजिएगा, क्योंकि देखिए उसको फिलअप नहीं करते तो वो आपका जो आंसर है वो गलत माना जाएगा। क्योंकि देखो, जो ये आपकी आंसर शीट होती है कोई ह्यूमन बीइंग चेक नहीं करता, वो मशीन चेक करती है, तो मशीन जो है वो गलत काउंट करेगी। तो आप प्रॉपरली बबल को फिलअप कीजिएगा, ना ही पे आपने जो फिलअप किया है वो बाहर जा रहा हो। कि बबल को पूरे तरीके से प्रॉपर फिलअप कीजिए और एक से ज्यादा बबल फिलअप नहीं कीजिएगा, आंसर गलत कंसिडर किया जाएगा। और इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपसे डिस्कस कर लूँ स्टूडेंट्स, कि कोशिश कीजिए कि जब आप फिजिक्स की एमसीक्यू सॉल्व कर रहे हैं तो ऐसा मत कीजिएगा कि आप जो है बार बार जो है अपना टाइम वेस्ट करने के साथ साथ यहाँ एमसीक्यूज देख रहे और क्वेश्चन शीट के लास्ट में जाकर के उसे सॉल्व कर रहे हैं। जहाँ एमसीक्यूज दिया हुआ है वहीं पर आप एमसीक्यूज को सॉल्व करें और वहीं पर जो है उसके आंसर्स को आप देखें और वहीं पर आंसर शीट पे उसको सर्कल कर दें।
तो कोशिश कीजिएगा जहां पर आपके पास एमसीक्यूज दिया हुआ है वहीं पर आप सॉल्व करें ताकि आपका टाइम बचे। स्टूडेंट्स, आप अपने एंजाइटी लेवल या डिप्रेशन को मेंटेन करने के लिए कोशिश कीजिए कि ज़्यादा से ज़्यादा पास्ट पेपर सॉल्व करें। जितने ज़्यादा आप पास्ट पेपर सॉल्व करेंगे उतना आपको एग्जामिनेशन हॉल का डिफिकल्टी लेवल का अंदाज़ा होगा। आप एग्जामिनेशन हॉल में बैठेंगे तो आपका जो है एंजाइटी लेवल या डिप्रेशन मेंटेन रहेगा। सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जिनकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी होती है, साथ ही साथ उनकी जो एमसीक्यू सॉल्विंग स्किल्स हैं वो भी अच्छी हो जाती है क्योंकि वो बहुत सारे पास्ट पेपर्स को और मॉक टेस्ट को सॉल्व करते हैं। लेकिन जैसे ही वो एग्जामिनेशन हॉल में बैठते हैं वो पेपर को सॉल्व नहीं कर पाते, उन्हें एमसीक्यू समझ नहीं आ रहा होता, और एमसीक्यू समझ भी आता है तो उनको 4 ऑप्शंस में से करेक्ट आंसर नहीं मिल रहा होता। इस वजह से क्योंकि वहाँ जाके वो बहुत डिप्रेस हो जाते हैं, बहुत परेशान हो जाते हैं, बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं, उनका एंजाइटी लेवल बढ़ जाता है। तो देखिए, मैं यही समझा रहा हूँ कि आप जो है घर में बैठ करके पास्ट पेपर्स को ज़्यादा सॉल्व करें। जितना सॉल्व करेंगे आपको पता चलेगा कि डिफिकल्टी लेवल एग्जामिनेशन हॉल का क्या होता है, और इस तरीके से जो है आप अपने एग्जामिनेशन हॉल में अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे और आप जो है कॉन्फिडेंस से पेपर दे पाएंगे। ये तमाम जो है पॉइंट्स थे, जिन पॉइंट्स को अगर आप माइंड में रखते हैं तो इंशाल्लाह जो है आप नम्स या फिर यूएचएस एमडीकेट के टेस्ट में अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको ये 3 पॉइंट समझ आए होंगे कि किस तरीके से आपने प्रिपरेशन करनी है, किस तरीके से आपने एमसीक्यूज को सॉल्व करना है, एग्जामिनेशन हॉल में आपने अपने एंजाइटी लेवल को कैसे मेंटेन रखना है और अपने कॉन्फिडेंस को कैसे बूस्ट अप करना है। स्टूडेंट्स, नम्स के जो पास्ट पेपर्स हैं उन तमाम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, सिलेबस का लिंक भी मिल जाएगा, तो आप वहां से तैयारी कर सकते हैं और अभी से अपनी तैयारी स्टार्ट करें क्योंकि टाइम बहुत कम है। कल आपका एंट्री टेस्ट है। मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो से आपको बहुत फायदा हुआ होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।